हेलो एमोस, आज देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद एक नया चैप्टर आता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दैट इज नॉट अ न्यू चैप्टर, दैट इज ओनली अ टॉपिक इन द एनसीईआरटी। लेकिन ये अगर आप देखेंगे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये क्या है, एक अलग ही एक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक इनइक्वेशन। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलिए या एंड करके मैंने बोल दिया दूसरा वाला कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन, दो चीजें लिखी गई है कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन। तो चैप्टर का नाम यही है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई चैप्टर का नाम जो दिया गया, पहले सबसे पहले उसको समझते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। यानी इस चैप्टर के नाम से आधी चीजें, मतलब आप जो नाम होती है वही टोटल की टोटल क्या देती है, पहचान देती है कि इस चैप्टर के अंदर होगा क्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो आता है इक्वेशन, तो इसमें सबसे पहला पीछे से चलते हैं, इक्वेशन और इन इक्वेशन। इक्वेशन और इन इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज इन इक्वेशन एंड व्हाट इज इन इक्वेशन। तो अगर दो वैल्यूज या कोई भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी की तुलना किसी दूसरी क्वांटिटी से की जा रही है, या किसी फंक्शन की तुलना किसी नंबर से की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तब उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। और अगर दोनों की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंपैरिजन करके ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो उस कंडीशन में उसे हम लोग इन इक्वेशन कहेंगे। सिंपल भाषा में क्या है, इक्वेशन मतलब इक्वल, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वल। ठीक है ना, यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो इक्वल मतलब बराबर। तो अगर दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो जा रही हैं, बराबर हो जा रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x + 4 इज इक्वल टू 5 लिख दिया। दैट मीन्स क्या है ये, इसका मतलब यह है कि जो 5x + 4 का जो मान है वह किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इसका मतलब मैंने इस क्वांटिटी की इससे क्या बताई है, इक्वालिटी दिखाई है। यानी ये दोनों को आपस में क्या कर दिया, बराबर। इन दोनों की तुलना की और कहा ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे जो गिवन रिप्रेजेंटेशन है, यानी यहाँ पे जो दिया गया रिप्रेजेंटेशन या आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ये पे लिख देता 5x + 4 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इस फंक्शन का इससे तुलना किया, यानी कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन के थ्रू ये बताया कि ये क्या है, ये वाला पोर्शन इस वाले क्वांटिटी से क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन से, या ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से बड़ा है। तो कंपैरिजन किया और यहाँ पे क्या बता दिया, बड़ा है। इसका मतलब ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो बड़ा और छोटा का रिलेशन दिखाऊंगा, तो दैट इज इन इक्वेशन। ठीक है। तो इक्वेशन एंड इन इक्वेशन का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। इक्वल लगा होगा तो बराबर है, और अगर ये बड़ा या छोटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा, जिधर ओपन होता है मुंह उधर वाली क्वांटिटी बड़ी होती है, इसको हम लोग साइन देते हैं ग्रेटर देन का, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलर देन। ठीक है। तो ये कहानी चल रही होती है। ओके। तो ये ग्रेटर देन है और ये क्या है, स्मॉलर देन। ओके। तो इक्वेशन एंड इन इक्वेशन क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे मीन्स कि अभी इक्वेशन और इन इक्वेशन तो समझ में आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। मैं पहले इसको रफ करता हूँ। तो चलिए देखिएगा, हमने अभी अपने जीवन काल में बहुत सारे इक्वेशंस को देखा होगा। जैसे हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा होगा, सॉरी एल्जेब्रिक इक्वेशन को देखा होगा, इक्वेशन को देखा होगा, पॉलिनोमियल वाला इक्वेशन देखा होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन, लॉगरिथम इक्वेशन। तो कई सारे टाइप के आपको इक्वेशन नजर आए होंगे। जैसे आप देख सकते हो, तो अभी जस्ट मैंने 5x + 4 इज इक्वल टू 0 अगर लिख दिया, तो फिर क्या हो गया, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स आए हुए हैं और आपको ये पता है। ठीक है ना। उसी को हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। एल्जेब्रा के अंदर ही क्या आता है, पॉलिनोमियल आता है। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रा। ठीक है।
और लॉगरिथम की हम बात करें तो लॉगरिथम क्या होता है, तो जहाँ पे हम लॉग ले लेंगे, यानी अगर ऐसे ही मैं लिख देता 5 log x + 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल के जहाँ पे लॉग ले लिया, तो जब लॉग ले लूंगा मैं तो यही लॉगरिथम इक्वेशन कहलाएगा। देखो क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी क्वांटिटी यानी जीरो के क्या कर रहा हूँ, इक्वल दिखा रहा हूँ, यानी इसकी समानता में दिखा रहा हूँ, तुलना करने पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये दोनों आपस में क्या है, समान है, बराबर है। तो बराबर है तो इक्वेशन, बड़ा या छोटा है तो इन इक्वेशन, बात खत्म, ठीक है ना। इनका मतलब यहाँ पे भी समझ लेना, इनका मतलब इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन, इनइक्वालिटी, वही इनइक्वालिटी मतलब जो समानताएं बताता है ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी बोलते हैं। और इनइक्वालिटी का जो साइन होता है यही होता है, ये और ये अभी जस्ट बताया, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन वाला, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, लॉगरिथम इक्वेशन क्या है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इन सभी तरीकों से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज नथिंग बट जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। ऐसा इक्वेशन जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ दिखा रहे होंगे, तब उसको हम लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो वो होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। साइन मतलब यही साइन ही है, ये कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और अगर किसी इक्वेशन के अंदर हम केस का यूज करते हैं, इन सब का यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी जस्ट यहाँ से चेंज किया और 5x के यहाँ पे मैंने डाल दिया cos x + 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब क्या किया है मैंने, अब मैंने यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और इस फंक्शन को इस दूसरे वाले से के मतलब किसी दूसरे नंबर के 0 के मैंने क्या दिखाया है, इक्वल दिखाया है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, या इधर LHS में जो फंक्शन है, LHS का जो फंक्शन है, वो उस LHS के फंक्शन में हमारा क्या आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया गया है। और हमने इस फंक्शन को क्या किया है, दूसरी क्वांटिटी यानी 0 के साथ क्या बताया है, बराबर बताया है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। यानी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो वही चीज़ है कि आप x को रिप्लेस करके log डाल दिए तो लॉगरिथम हो गया, x रह गया तो फिर अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, और वहीं पे मैंने cos x डाल दिया, यानी कोई भी चीज़, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लिया, साइन cos tan में से कुछ भी यूज कर लिया, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। तो ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम बेसिक बातों को समझते हैं इक्वेशन और इन इक्वेशन के बारे में। तो मैं फिलहाल में इसको मिटा दूं, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कभी भी एक इक्वेशन दिया गया है, तो एक इक्वेशन देने का अर्थ है कि वो क्या बता रहा है, पहली बात तो कंपैरिजन करके ये बता रहा है कि कंपैरिजन में ये बता रहा है कि वो क्या है, इक्वल है, क्वांटिटी इक्वल है। और कभी भी एक इक्वेशन देता है तो पहला चीज तो कंपैरिजन के थ्रू ये बता देता है कि इक्वल है, दूसरा हमें सोल्यूशन निकालना पड़ता है ऑलवेज। मतलब सर, मतलब मैं समझा रहा हूँ। मान लो कह रहा है कि 5x + 4 इज इक्वल टू 0, लिखा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक बात बताओ, 5x + 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मुझे वही वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी जो किसके बराबर ला रही हो, 0 के। भाई कह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है इसके बराबर है, तो ये वाली क्वांटिटी तभी बराबर, मतलब ये क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा। अब 5 है, 4 है, लेकिन यहाँ पे मामला किसका है, x का। तो भैया हमेशा जब हम किसी इक्वेशन को देखते हैं और इस इक्वेशन के अंदर अगर कोई क्या आया है, अननोन कैरेक्टर, क्या आया है, अननोन कैरेक्टर, तो हमें सबसे पहले उसकी वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे क्या हो, जिससे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाए।
इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, गिवन जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो पाए। मतलब भैया देखा जाए तो इस इक्वेशन में ये बोला गया 5x + 4 = 0, इसका मतलब 5x + 4 0 के बराबर है। अब इसमें हमें इस पूरे की जगह पे यहाँ पे अननोन कैरेक्टर कौन सा है, x, इसकी ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसके कारण सच में ये क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। और अगर वो सेटिस्फाई कर पा रहा है, यानी वो वैल्यू जो होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रही है, उसी वैल्यू को हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी गिवन इक्वेशन का हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर। तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ सेटिस्फाइड वैल्यू ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, तो किसी भी इक्वेशन का को सेटिस्फाइंग करने वाली जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे ही देख लो, तो यहाँ पे मैं 4 को इधर कर दूंगा तो 5x = -4 हो जाएगा, 5x = हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू निकालूंगा मैं, 5 को उधर भेज दूंगा, यानी x की वैल्यू आ गई -4/5। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ -4/5, देन मुझे क्या मिलने वाला है, 0। तो यानी इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो मेरा जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी LHS बराबर हो जाएगा RHS का। भाई सेटिस्फाई करने का मतलब इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो इसका मतलब LHS बराबर होना चाहिए RHS के, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना, ये बहुत छोटी बात है, ऐसा नहीं कि आप जीवन काल में पढ़े नहीं होंगे, अपने जीवन काल में बहुत बार पढ़े होंगे, अनेकों बार, लेकिन ये छोटी ही बात है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसी बेसिक चीज का यूज करते हैं हम लोग बाकी जगह पे। ठीक है ना, कुछ नया टर्म हमको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा क्या हो गया, यही होगा इसका सोल्यूशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, -4/5। तो इसका मतलब यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि कभी भी हमको देगा इक्वेशन, तो इक्वेशन से हमको पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि कंपैरिजन यानी इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो गिवन इक्वेशन का ऑलवेज क्या निकालना है, सोल्यूशन, यानी मैथ के अंदर तुमको काम ही यही मिलेगा, इक्वेशन देगा सोल्यूशन निकालो, इक्वेशन देगा सोल्यूशन निकालो, बात खत्म। तो कोई भी इक्वेशन दिया तो सोल्यूशन निकालना है। क्लियर, बिल्कुल सर। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी सर यहाँ भी ये भी तो एक इक्वेशन है, बिल्कुल, यानी इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन, बिल्कुल, यानी यहाँ भी हमको क्या निकालना है, सोल्यूशन ही निकालना है, क्योंकि इक्वेशन है तो क्या निकलेगा, सोल्यूशन। चलिए, अब इक्वेशन है तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, चलिए इसको भी हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, पहले ध्यान से देखेंगे, sin x + cos x = 3, क्या ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल है सर। वाई, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया गया कि नहीं किया गया है, और इनका यूज करने के बाद हमने क्या किया, किसी से कंपैरिजन किया और बताया कि ये क्या है, बराबर है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है दो लोगों के बीच में, तो हो सकता है दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में भी यूज किया जा रहा हो। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, sin x = sin y, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसका मतलब भी क्या है कि यहाँ भी देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनका यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट मीन्स अगर एक इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नजर आ रहा है, दैट मीन्स वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये आ गया ना, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, चाहे दोनों तरफ है, LHS में है चाहे RHS में है, अगर दोनों तरफ आ रहा है तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, और अगर सिर्फ एक साइड आ रहा है तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। क्लियर, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया तो ऑलवेज वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर sin x = sin y दे दिया तो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगर इक्वेशन आएगा तो ऑलवेज हमको क्या देना पड़ेगा, सोल्यूशन, कहने का अर्थ है मेरे। ओके, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कहानी। ये पूरी कहानी के बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे हम किसी भी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग क्या निकाल पाएंगे, सोल्यूशन। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही हो चल गया होगा, या नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब मान लीजिए मेरे पास लिख दिया sin x = 1/2, लिख दिया sin x = 1/2। क्या किया है इसने, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंपैरिजन किसी नंबर से कर दिया ना, और बोला ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। वैसे ही मैंने sin x बराबर क्या ले लिया, 0, दो नंबर्स लिए। ओके,
ध्यान देंगे साइन एक्स बराबर 1/2 तो किस कंडीशन में होता है, तो अगर नॉर्मली बात किया जाए तो ये हम लोगों ने बहुत क्लास 10th के अंदर देखा हुआ है। ये हमको जब पढ़ाया जाता था आइडेंटिटी क्या बोलते हैं इनका, जब एंगल्स का वो कंपेयर 0, 30, 45 ऐसे एंगल्स पे पढ़ाए जाते थे वैल्यूज, तो वहाँ पे देखा हुआ है हम लोगों ने। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हम लिख देते हैं साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यूज दोनों वैल्यूज बराबर है तो साइन से साइन कंपेरिजन करके हटा लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। इसका मतलब एक्स की अगर हम 30 डिग्री यहाँ पे डालेंगे, एक्स की वैल्यू हम क्या डालेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, तभी तो मुझे क्या मिलने वाला 1/2। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 30 डिग्री इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यस और नो? बिल्कुल है। लेकिन हमें पाई के टर्म में समझना है, और क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है कि जिसपे ये 1/2 आएगा। मतलब x की मैं क्या सिंगल एक ही वैल्यू रखूंगा तो आएगा। चलो अभी हम पाई वाई में नहीं जाते हैं, चलो ध्यान से समझो। यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ है। हमने क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई बंदा चल रहा है तो इसका मतलब टोटल कितना चल रहा है 90। ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है तो 180 चल रही है, यहाँ से यहाँ तक 270, फिर यहाँ पे आ गया तो 360। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये जो साइन एक्स है ये कह रहा है कि मैं x बराबर 30 डिग्री, यानी x पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा हूँ मैं 30 डिग्री, 30 डिग्री क्रिएट कर रहा हूँ ना। अच्छा x से 30 डिग्री क्रिएट कर रहा है। उससे भी पहले समझ लो कि यार फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सब की सब क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। साइन इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है पॉजिटिव। सेकेंड में कौन होता है, सेकेंड में साइन और उसका उल्टा कॉस, केवल ये होता है, सॉरी कॉसेक। कौन होता है कॉसेक, साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में कौन होता है टैन और कॉट, और फोर्थ में आ जाएंगे तो कॉस और सेक, यही होते हैं। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 90 से ज़्यादा। अगर यहाँ से यहाँ तक चला, मैं यहाँ से उठाया यहाँ तक आ गया 90, और इधर जा रहा हूँ तो 90 से ज़्यादा, और यहाँ पे आ गया तो 180 हो गया, फिर इधर जाऊँगा तो 180 से ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे आऊँगा तो 270, और यहाँ से जाऊँगा 270 से ज़्यादा, और यहाँ पे आ जाऊँगा तो फिर 360, और एक चक्कर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये 30 डिग्री है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू चूंकि ये साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है 1/2, किस में है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये 1/2 पॉजिटिव 30 डिग्री पे नजर आ रही है। क्लियर है? लेकिन क्या केवल 30 डिग्री पे आएगी भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो जाए तो भी तो क्या मिलने वाला है मुझे 1/2 मिलने वाला है। कैसे, यहाँ भी मैं चाहूँ तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना दूँ 30 डिग्री, तो भी तो क्या होगा 1/2 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 30 डिग्री है तो भी क्या होने वाला है मेरा, तो भी मेरा क्या होने वाला है 1/2 आने वाला है। भाई देखो ध्यान से, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना। इस रेफरेंस पॉइंट से मैं यहाँ से यहाँ तक चल जाऊँगा तो 180 चलूँगा। पहला मैं 30 चलूँगा तो भी मेरी 1/2 आएगी, और दूसरा मैं 180 से 30 कम यानी 150 डिग्री भी चलूँगा, यानी अगर मैं 150 डिग्री चलूँ तो भी आएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, साइन 150 का मतलब क्या है, साइन 150 का मतलब हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, हाँ या ना, साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30 यानी 180 माइनस 180 से कम है, तो ये रहा 180, यहाँ पे 180 होता है और 180 से क्या है कम है, तो सेकेंड में ही तो आया है। और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है साइन और उसका उल्टा कॉसेक, तो ये साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ पे 180 है तो वैल्यू बदलती नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे साइन 180, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, अगर हम करेंगे तो यहाँ पे साइन ही मिलेगा और साइन 30 क्योंकि पॉजिटिव आएगा, साइन 30 की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 1/2 है समझ में। तो फिर क्या हो गया मेरा, वही आ गया। यानी यार x की यानी यहाँ पे मैंने जो लिखा है सोल्यूशन कि x इज इक्वल 30 डिग्री, दैट इज नॉट अ सिंगल सोल्यूशन। ऐसे तो बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। तो पहला तो 130 आ गया, दूसरा कौन आ गया 150, क्या और भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी भाई। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मैं जब 30 चल रहा हूँ तो आ जा रहा है मेरा, आ जा रहा है। अगर मैं फिर यहीं से क्या करूं, यहाँ से एक चक्कर लगा के आऊं और एक चक्कर लगा के आऊं फिर 30 बढ़ जाऊं, यानी दैट मीन्स मैं क्या करूं 360 मतलब एक चक्कर लगाया तो 360 हुआ, और 360 में लगाने के बाद फिर कितना कर दूं 30, फिर 30 बढ़ा दूं। फिर मैं और क्या कर सकता हूं, और फिर एक बार और चले जाओ, फिर यहीं से उठो, फिर एक चक्कर और लगा दो और फिर 30 बढ़ा लो, तो कितना हो गया, अब तो 2 चक्कर मार दिया ना, 720 प्लस 30 आया। फिर अगली बार फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा, फिर जाऊंगा एक चक्कर लगाऊंगा
और फिर आके 30 बढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब 720 यानी कितना हो जाएगा इस बार 108 मतलब 1080 प्लस 30 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से तो मल्टीपल वैल्यूज निकल के आ रही है ना। वैसे भी जान लो 360 प्लस थीटा हो रहा है, 360 प्लस थीटा पहले में आता है और पहले में आता है तो पहले में सब पॉजिटिव होती है, तो इसलिए फिर पॉजिटिव हो जाएगी ये साइन 30 आएगी। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ गई एक्स की, इतनी। ऐसी कितनी आएंगी, बहुत सारी आएंगी। अभी तो पॉजिटिव में आई, निगेटिव में भी आएंगी कि नहीं आएंगी। हम तो कैसा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव आ रही हैं, हम निगेटिव भी चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। निगेटिव में भी आ सकती है मेरी वैल्यूज। कैसे, अगर ध्यान से देखो ये मेरी यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे 30 हो रही है। मैं यार उल्टा चलता हूँ, उल्टा चलूँगा ऐसे चलूँगा यहाँ से, तो यहाँ से जब मैं चलूँगा तो टोटल यहाँ तक आऊँगा तो क्या हो जाएंगी 360, और 360 में से मैं 30 क्या कर दूँगा कम, तो भी हो जाएगा मेरा। समझ पा रहे ना। तो ऐसे कंडीशंस बनाऊंगा, तब मैं एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस में चल रहा हूँ, तब मेरी वैल्यूज माइनस में चल रही होंगी। ओके, जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो माइनस में। इसका मतलब सर देखा जाए तो एक्स की मल्टीपल वैल्यूज नजर आ रही हैं और ये मल्टीपल वैल्यूज इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की बहुत सारे सॉल्यूशन है। मतलब कहने का अर्थ है इस सॉल्यूशन के बहुत सारे इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है कि नहीं है। समझ में आया। अब क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो एक बात बताइए, अगर एक सॉल्यूशन होता तो आदमी जनरली याद कर लेता या एक पैटर्न बना लेता, लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि जब बहुत सारा हो गया तो जब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं एक के मतलब एक ही फंक्शन के थ्रू कई सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, तो उसी कंडीशन को समझने के लिए इसको मेमोराइज करने के लिए हमें फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन पे कि कौन सा मतलब ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हम एक ऑब्जर्वेशन निकालते हैं ताकि हम उस गिवन इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो फॉर्मूला क्यों बनाते हैं, बाय द ऑब्जर्वेशन। हम इसके पैटर्न को समझेंगे, क्या पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बना देंगे ऑब्जर्व करके। और फॉर्मूला बनाने से क्या होगा कि हमको इतने सारे सॉल्यूशन नहीं लिखने पड़ेंगे, हमें जितनी जरूरत रहेगी हम लिख देंगे। और हमें ये भी नहीं इतना सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, 360 फिर घुमाऊंगा, फलाना करूंगा, ढिकाना करूंगा। इतना करने पे तब तो मुझे दिमाग में आया है। अगली बार मैं क्या किया रहूंगा, एक बार ऑब्जर्व करके मैंने एक बार इसको एक पैटर्न के अंदर डाल दिया, पैटर्न ही मेरा फॉर्मूला कहलाएगा। तो अगर मैं उस फॉर्मूले को बना दिया तो उसके बाद मुझे ये सब तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे कुछ थोड़ा बहुत क्लिक करना है, बात खत्म। है समझ में, चीजें अपने आप आती जाएंगी। तो कैसे आएंगी ये पहले पता चल गया। अब जब इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम फॉर्मूला बना देंगे तो अपना काम चलते रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये होती है कहानी। फॉर्मूला क्यों बनाते हैं, क्योंकि इतने सारे सॉल्यूशंस कौन याद कर पाएगा, है ना। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ भी पड़ा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल में। चलिए, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो अगर इसको देखें हम, तो अगर नॉर्मली बात करें, देखो यार हम 30, 40, 45 में नंबर्स में डील कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री 11th की ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पाई के टर्म में चीज़ों को यूज करेंगे, है ना, पाई सिंबल का यूज करेंगे। तो हमने जो भी लिखा है, यानी 30 लिखा है, तो उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 6 लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे ना। 180 लिखा है तो इसका मतलब पाई है, और फिर 360 लिखा है तो इसका मतलब 2 पाई है समझ में। तो जो भी है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, ऐसे साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कब होता है, तो सर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तब होता है जब साइन 0 होता है, तभी तो 0 आता है। यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। फिर वही बात, हम क्या कह रहे हैं, केवल एक सिंगल वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। इधर आइए, गेम बदल जाएगा। अभी देखिए 2 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, ये रहा x, ये रहा y, देखिएगा। इसका मतलब जब ये इसी पॉइंट पे रहा होगा, रेफरेंस पॉइंट पे ही, मतलब कोई एंगल नहीं क्रिएट कर पाएगा। ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से कोई एंगल नहीं क्रिएट हुआ है, तब इस कंडीशन में जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, साइन की 0 होगी। ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन है कि केवल क्या इसी कंडीशन में, क्या यही एक ही सिंगल सोल्यूशन है, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन है, कैसे। फिर ये वैल्यू फिर 0 हो जाएगी जब फिर x पे ही 0 बनाएगी, यानी x के साथ जब भी ये 0 बनाएगी एंगल, ऑलवेज ये क्या हो जाएगी, 0। x के साथ ये रेफरेंस पॉइंट है भाई, एंगल देखो 0 कब बन रहा है भाई, देखो कह दिया इसने, पहले ही बोल दिया कि भैया x की वैल्यू जब भी 0 आएगी, जब 0 आएगी, जिस कंडीशन में 0 आएगी,
मतलब 0 डिग्री आएगी तो ऑलवेज वो क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। 0 डिग्री अगर बनाएगा यानी x के साथ जब जब वो क्या बनाएगा 0 डिग्री, तो ऑलवेज क्या होने वाला है वो 0। तो मान लो मैंने यहाँ से कलम उठाया, मान लो ये मार्कर है मेरा, अभी मार्कर और ये लाइन है, रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट और मार्कर के बीच में कितना एंगल है 0, तो वैल्यू क्या रहेगी 0। फिर मैं उठाया और उठा के फिर यहाँ पे पहुँचाया, तो अभी कितना x के साथ है, अभी भी तो 0 है सर। ये पूरी पूरी लाइन ही रेफरेंस पॉइंट है x के साथ, और x के साथ यहाँ भी आप क्या बना दिए हो 0, तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा 0। यानी जब मैं यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, यानी जब मैं पाई पे पहुँचूंगा तो भी मेरा क्या हो जाएगा 0। यानी जब मैं इस रेफरेंस पॉइंट के साथ क्या बना दिया एंगल, पाई बना दिया, क्या बना दिया पाई, तो फिर मैं फिर से उसी केस में पहुँच गया 0 वाले केस में, इसलिए मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ से उठूंगा, फिर थोड़ा सा और घूम के यहाँ पे आ गया, तो जहाँ से स्टार्ट किया तो वहीं पे आ गया, यानी 2 पाई चलने पे भी मेरी वैल्यू 0। जब जब मेरा मार्कर क्या होगा x के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब उस कंडीशन में साइन की वैल्यू क्या होने वाली है 0। फिर मैं उठा, फिर इधर आ गया, तो इसका मतलब फिर कितना हो गया 3 पाई, आया ना। फिर उठा इधर आ गया तो 4 पाई हो गया। ऐसे कितनी वैल्यूज होंगी, मल्टीपल वैल्यूज होंगी। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तब यहाँ पे 0 है, और फिर यहाँ से पाई घूम जाऊं, लेकिन कितना माइनस में जाएगा ना, तो माइनस पाई होगा। फिर माइनस पाई से फिर घूम के फिर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब -2 पाई होगा। फिर घूमा -3 पाई, क्या समझ पा रहे हैं, -4 पाई। जब जब मेरा मार्कर क्या हो रहा है एक्स एक्सिस से कनेक्ट हो रहा है, ऑलवेज वैल्यू क्या होने वाली है 0। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या मैं इतनी वैल्यूज को याद कर लूँगा, नहीं सर, है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको जनरल फॉर्म के अंदर डालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला नहीं बनाऊंगा तब मेरे लिए क्या होगी दिक्कत। तो फार्मूला कैसे बनाऊँ मैं सर, तो ध्यान देना है। हम जैसे मान लो अगर बहुत सारे क्या है मेरे पास इवन नंबर है, तो मैं इवन नंबर्स को इजीली चाहूँ तो मैं अगर पूछ दूँ ये बताइए कि 5वां इवन नंबर कौन सा है, 5वां इवन नंबर कौन सा है, हाँ 10 है ना। आपने कैसे ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखिएगा, तो 5 में आपने 2 से गुणा कर दिया है, यही ना, ठीक है ना। मैं कहूँ 145वां कौन सा है, तो फिर 290 आपने बोल दिया। जैसे देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, 2 4 6 8 10 मेरे सामने 12 14 कुछ ऑब्जर्वेशन दे दिए गए, फॉर्मूला बनाता हूँ। तो ध्यान से अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है सर, पहला नंबर है 2, पहला नंबर है 2, दूसरा क्या है 4, तीसरा है 6, यही तो इवन नंबर यानी सम संख्याएं हैं, ये सब सम संख्या है। तो पहले को देखा जाए तो सर पहला है 2, दूसरा है 4, सर 4 तभी आता है जब हम 2 में किससे गुणा कर देते हैं 2 से। अच्छा 6 कब आता है सर, 2 से जब हम 3 में गुणा कर देते हैं। 8 कब आता है, जब 2 में हम 4 से गुणा कर देते हैं। यानी यार हम ध्यान से देखें तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब हम देखें कि हर बार 2 में क्या किया जा रहा है, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते गया हूँ, देखिए नेचुरल नंबर है कि नहीं है, 1 से स्टार्ट हुआ इसका मतलब नेचुरल नंबर है। 0 से स्टार्ट होता तो क्या होता, होल नंबर होता, और माइनस भी इंक्लूड हो जाता तो इंटीजर्स हो जाता वही। आया समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आप नेचुरल नंबर यूज कर रहे हो। अब करूँगा क्या मैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू n, और n जो होगा मेरा क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर रखते जाओ मिलते जाएगा। 10वां निकालना है तो n की वैल्यू क्या डाल दूंगा 10, 50वां निकालना है 50 डाल दूंगा, निकल जाएगा। ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन है। इवन ऑड नंबर का भी देख लो 1 3 5 7, और उसके बाद क्या हो रहा है फिर 9, फिर 11 13, ऐसे चलता है ना ऑड नंबर। चलो अब इसको देख लो, इसको अगर देखूँ मैं तो इसको 1 सेकंड के लिए अगर मैं देखूँ, चलो ठीक है इसको रहने देते हैं। ये 1 है, फिर ये क्या हो गया 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 7। यार इसमें और इसके वाले में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है 1 वाले में, लेकिन यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है क्या कि 2 है, इसमें 1 से गुणा कर दो फिर 1 जोड़ दो, 2 है 2 से गुणा कर दो फिर 1 जोड़ दो, 2 है 3 से गुणा कर दो फिर 1 जोड़ दो, 2 है 4 से गुणा कर दो फिर 1 जोड़ दो। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, बारी बारी 2 में नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, और नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जा रहा है, उसमें 1 जोड़ दिया जा रहा है।
तो इसका मतलब क्या, मैं इसको अगर हटा दूं, क्योंकि यहां से नहीं मेरा फॉर्मूला बन पा रहा है, 1 के लिए नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल सही है, 2 × 0 + 1 यही कनेक्ट करना था। यानी यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 से और फिर क्या कर दूंगा 1 ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से मुझे जो क्लिक करना था ये था कि यहाँ पे इस बार मैं जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी फॉर्मूला मेरा यही बन रहा है कि 2n कर लो और +1, लेकिन n क्या होना चाहिए इस बार, n बिलोंग्स टू होल नंबर। समझ में आया नहीं है, ये कहानी बन रही है। मैं ऐसे जो बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है, इसका कारण यही था कि मैं नेचुरल नंबर लेके चलता तो गड़बड़ा जाता, होल नंबर हो गया। ठीक है ना, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। मैं बोलूँगा 25वां वाला और नंबर बताओ, आराम से रख दूंगा, n की वैल्यू क्या डाल दूंगा 25 डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 25 डालूंगा, 25वां मैंने पूछा है, 24 डालूंगा, n की वैल्यू 25 नहीं डालूंगा 24 डालूंगा, यही समझाना है मुझे। बिकॉज 25वां पूछा तो 0 है ना, पहला होल नंबर यूज किया है आपने, दैट इज अ मेन प्रोस्पेक्ट। आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा 0, तो 25वां और नंबर क्या होगा आपका 24 से गुणा करना है। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं 30वां पूछा तो 29 से गुणा करूंगा, क्योंकि 0 मेरा पहला नंबर है। ओके, इस बात को क्लिक कर लीजिएगा माइंड में। ठीक है, चलिए, तो क्या इसी के लिए यहाँ भी फार्मूला निकालना चाहो तो निकाल सकता हूँ। बिल्कुल सर, यहाँ पे हो ही क्या रहा है सर, पहला 0 आया है, फिर पाई आया है, फिर 2 पाई आया है। सर बार बार क्या हो रहा है, पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितने नंबर में, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इसका मतलब नेचुरल नंबर नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पे 0 है, इसीलिए इसको बताया 0 भी है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। यहाँ पे तो सर होल नंबर आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे n को मैं होल नंबर ले रहा हूँ तो 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पहला 0 होगा, तो 0 पाई यानी 0, फिर 1 पाई यानी 1 पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई, 3 से मल्टीप्लाई 3, लाइन बाई लाइन चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं पे एक खेला और हुआ है, माइनस में भी आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर्स होगा मेरा n। आई बात समझ में, n मेरा क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर है या ना, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो गया, ये कहानी बन गई। तो क्या इस तरीके से फॉर्मूला निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे हमको फॉर्मूले बनाने हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सभी चीज़ों को माइंड में रख के ये समझ लेना है कि अब हमें अगले टर्म में क्या सीखना है कि मैं फार्मूले कैसे बनाऊंगा, यानी फार्मूले हम कैसे बना रहे होंगे। ओके, यानी हम लोग फार्मूले बनाने के लिए सीखेंगे, तो वहाँ से 2 तरीके के फार्मूले निकलेंगे, या 2 तरीके के, ये फार्मूले नहीं है, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यार ये वैल्यूज़ जो है यही वैल्यूज़ के थ्रू हमको मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये मतलब ये सोल्यूशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, जो भी बोले फार्मूले बना रहे हो ऐसे कुछ भी, ये सब ऑब्जर्वेशन है। तो हम इसके बाद देखेंगे 2 टर्म यहीं से निकल के आएंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये 2 टर्म हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इतना आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ओके।